और आप मानिए ना मानिए, पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, चौथा मुद्दा, पांचवा मुद्दा तक जाते जाते कहीं ना भाजपा ना एक तय करेगी लाइन, इस लकीर के बाद आप आगे बढ़िएगा तो हम कुछ करेंगे। आप 5 संसद लेके जाइए तेजस्वी यादव के पास, बना दीजिए उनको प्रधानमंत्री देश का। आप 5 संसद लेके जाइए राहुल गांधी के पास और उनको तुरंत प्रधानमंत्री बनाइए। कहाँ का बनाइएगा? रायबरेली का? ये हमला अगर जेपी नड्डा बिहार के मंत्री या विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी पर होता तो आप कारण बताओ नोटिस पूछ सकते थे। जब नरेंद्र मोदी को लसार दिए तब बचता क्या है? आपके गठबंधन के सबसे बड़े नेता और आप सभी के द्वारा चयनित इस देश के प्रधानमंत्री हैं वो। बिल्कुल। अगर ऑफिशियल स्टैंड है तो फिर हम इस मुद्दे पर भाजपा और आपकी पार्टी के नेताओं से विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि आप एकाएक इतने एग्रेसिव बयान दिलवा रहे हैं। एग्रेसिव कहाँ हो गए आप? मैं तो खुद के कह रहा हूँ, आप आत्मघाती हो गए। तो इतना समझ में आता है कि चिराग पासवान जी नहीं चाहेंगे कि 25 के चुनाव में एनडीए टूटा हुआ, विवादित या मनमुटाव के साथ जाए। बिखरा हुआ एक गठबंधन नहीं जाए चुनाव में, एक एकजुट गठबंधन जाए जो मजबूत रहेगा, तो वो फिर से 2020 या 2024 वाले रिजल्ट को रिपीट कर देगा, इफ नॉट बेटर। जैसे उसके बाद फिर चिराग पासवान ने बोला इस घटना के बाद, पशुपति पास के बाइट के बाद, तो फिर क्या हुआ? अमित शाह से मुलाकात हुई। और अगर अभी भी चिराग पासवान की पार्टी में कुछ भी होगा तो अगली तस्वीर आपको नरेंद्र मोदी जी के साथ ही दिखेगी पशुपति पारस की। और ये भी मजेदार बात है कि जिस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस वक्त दिल्ली में पशुपति पारस मौजूद है और नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय उनको मिलने जा रहा है। इसी तरह से ऐसी खबरें मुझे आई हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। चिराग पासवान के बयानों पर हम लगातार चीरफाड़ कर रहे हैं जो एनडीए गठबंधन के खिलाफत में उनकी चर्चाएं हो रही हैं। चिराग पासवान का आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, पिछले 2 हफ्तों में जो उन्होंने बयान दिए हैं, इस बयान से ऐसी चर्चाएं उठ गई थी कि चिराग की पार्टी एनडीए से नाराज है, एनडीए से चिराग पासवान दूर हो सकते हैं, ऑफर क्या इंडिया गठबंधन से मिल रहे हैं, ऐसी खबरें कई जगहों पर चली। हालांकि चिराग पासवान अब धीरे धीरे बैकफुट पर आ रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? कल एक आपने तस्वीर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप अभी भी देख लीजिए स्क्रीन पे। यह अमित शाह से पशुपति पारस की मुलाकात की तस्वीर है। प्रिंस पासवान भी उनके साथ मौजूद है। ये पारस की अचानक से बीजेपी में एंट्री क्या भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है? क्या चिराग पासवान के दिए जा रहे बयान से बीजेपी ने चिराग के मुंह पर चुप्पी लगाने के लिए इन तमाम रणनीतियों को आगे कर दिया है? इस विषय पर चीरफाड़ करेंगे अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के साथ। इस खबर को स्ट्रेचर पे लिटाते हैं कि पारस से मोदी और शाह की गुप्त मीटिंग से चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए हैं। सर, चिराग पासवान के लिए पारस वो छड़ी जैसा है क्या, जो मतलब बच्चा अगर बदमाशी करता है तो दिखा के डरा के उसको बैठा दिया जाता है कि बैठो बैठो, छड़ी है हमारे पास में? दोनों एक दूसरे के लिए छड़ी ही है। अच्छा। चिराग पारस के लिए, पारस चिराग के लिए। आपने देखा जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी गई, उनके सांसद सारे चले गए पशुपति पारस के साथ जी। और आज वैसी ही चर्चा, सेम टू सेम चर्चाएं चिराग पासवान के साथ फिर की जा रही हैं। देखिए, ये संयोग नहीं हो सकता है, ये प्रयोग का हिस्सा है। भाजपा चिराग पासवान को ताकत देती है तो साथ साथ ये उम्मीद भी लगाकर रखती है कि चिराग पासवान उस ताकत का मिसयूज या भाजपा के खिलाफ ही इस्तेमाल न करें। लेकिन हमने देखा कि चिराग पासवान को भाजपा द्वारा दी गई ताकत भस्मासुर वाली स्थिति में चली गई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ताकत भाजपा ने दी, जिसके तहत 5 सांसद इनके जीते, कि ये सिक्के का एक पहलू है कि चिराग पासवान 5 सांसद जिता कर लाए, 100% स्ट्राइक रेट रहा, केंद्र में मंत्री बन गए। भाजपा के या एनडीए के साथ नहीं रहते चिराग पासवान तो क्या 5 में 5 सीटें जीत जाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या 100% स्ट्राइक रेट होता? बिल्कुल नहीं। तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़े वोट के स्वामी हैं।
तेजस्वी यादव ने कितनी सीटें जीती? तेजस्वी यादव मात्र 2 सीटें जीते हैं। 2 या 3 चार जो भी जीते हैं वो इसी 5 से कम है, 5 चिराग से भी कम है। जी। अब लड़े कितना थे? वो लड़े थे लगभग 23 सीटों पर लड़े थे। अब 23 लड़े और 2 ही 3 जीते, तो आप अंदाजा लगाइए कि चिराग पासवान उनके साथ होते तो कितना जीत लेते? मतलब उसी आसपास में हो सकता है कि चिराग 15 सीट पर लड़ते, जीतते तो एक ही तो ना, या उस पर भी आफत आई थी मुकेश सहनी की तरह। बिल्कुल। क्या साबित होता है यहाँ से कि भाजपा ही वो कुंजी है जिससे आपको सक्सेस मिल जाता है। आप इसे दूसरे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि भाजपा इस बार बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई। भाजपा एक बार प्रदर्शन की है बिहार में, नीतीश कुमार ने एक बार प्रदर्शन किया है बिहार में। आप 100% लेकर आए, चूँकि बहुत सारी रिजर्व सीटें आपको दी गई, बहुत तरह की ताकत आपको मिली हुई थी। पूरे चुनाव में आपको जदयू के संगठन का भी, सरकारी तंत्र का भी, भाजपा के वोट का भी, सब का आपको ताकत मिला है, जिसकी वजह से आप चुनाव जीते हैं। मतलब अकेले नहीं जीते हैं सब? नहीं, निश्चित नहीं। ये भ्रम चिराग पासवान को होगा भी नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म होती है। चिराग पासवान अपने आप को खुशनसीब महसूस करते होंगे कि उन्हें नरेंद्र मोदी का सानिध्य मिलता है। वो खुशनसीब महसूस करते होंगे कि चिराग पासवान को अपने पिता के जाने के बाद एक और गार्जियन नरेंद्र मोदी के तौर पर मिल गया। हम सभी को नरेंद्र मोदी जैसा गार्जियन मिले, पूरे देश को नरेंद्र मोदी जैसा गार्जियन मिले, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन चिराग पासवान जो फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी पार्टी के नेता ऐसा करें कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन सार्वजनिक मंच पर करें ऐसा, ये एकदम गैर जरूरी है, ये अनकॉल्ड फॉर है। इससे एनडीए में विवाद उत्पन्न होता है। चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं की एक गलती की वजह से तेजस्वी यादव, कांग्रेस और सबको मौका मिल जाता है कि वो चिराग पासवान के बहाने एनडीए को बिहार में कमज़ोर करें। बिल्कुल। क्या चिराग पासवान ये अफोर्ड कर सकते हैं विद द लाइमलाइट ऑफ कमिंग इलेक्शंस? 2025 के चुनाव को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इतना समझ में आता है कि चिराग पासवान जी नहीं चाहेंगे कि 25 के चुनाव में एनडीए टूटा हुआ, विवादित या मनमुटाव के साथ जाए, बिखरा हुआ एक गठबंधन नहीं जाए चुनाव में। एक एकजुट गठबंधन जाए जो मजबूत रहेगा, तो वो फिर से 2020 या 2024 वाले रिजल्ट को रिपीट कर देगा, इफ नॉट बेटर। तो इसमें बाधक कौन बन रहा है? देखिए, इसमें बाधक चिराग पासवान के बदले हुए राजनीतिक स्टैंड्स बन रहे हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि चिराग पासवान चुनाव से पहले जो बातें कह रहे थे उनमें थोड़ी बदलाव दिखी है। देखिए, मैं ये भी बोलता हूं कि चिराग का ये बदला हुआ स्टैंड बदली हुई परिस्थितियों की वजह से भी हो सकता है। एक उस समय चिराग पासवान का गोल था कि किसी तरह से एनडीए की सरकार बने केंद्र में। आज चिराग पासवान का गोल है किसी तरीके से एनडीए की सरकार बने बिहार में। जी। तो केंद्र की रणनीतियां अलग हो सकती हैं, बिहार की रणनीतियां अलग हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, बिहार में आपको पता है कि सबसे बड़ी ताकत तेजस्वी यादव है, उनके पास सरकार बनाने इतना वोट है, अगर अपने सहयोगियों को जोड़ दे तो आपको उनके वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी। तो चिराग पासवान यदि मुसलमानों की बात करते हैं वक्फ बोर्ड पर, तो ये भी लाजमी है। अगर वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो वो भी लाजमी, क्योंकि वो भी वोट बैंक तेजस्वी के पास है। अगर वो यादवों को अपने पाले में करना चाहते हैं, ओबीसी को अपने पाले में करना चाहते हैं, क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पर विरोध करके, वो भी लाजमी है। वो लेटरल एंट्री पर विरोध करना चाहते हैं, आरक्षण विरोधी बनाकर, वो भी लाजमी। लेकिन इतना वो कहावत है गाँव में, 100 रुपया के नोट देकर 10 रुपये का नोट नहीं लिया जाता है। इसको मैंने बहुत इज्जत से कहा। जी। आप इसका जो गांव वाला वर्जन है वो भी अपने दिमाग में घूम रहा होगा। हाँ, तो कहने का मतलब कि बिहार में सरकार बनाने के लिए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की कुर्बानी दे दीजिएगा। तो वही मेरा सर प्रश्न था कि ऐसा क्यों, कि मतलब इनके नेता लगातार आप एक बार बोल दिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलता है, चलिए ठीक है, साथ में आप हनुमान भी हो सकते हैं, आप साथ साथ विरोध भी कर दीजिएगा, ये नहीं चलता है। और एक बार कर देने से तो वो अपवाद माना जा सकता था, लेकिन बार बार आप जो उस तरह से हर मुद्दे पर रिएक्ट कर रहे हैं। और देखिए, वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा वो मुद्दा था जिस पर भाजपा सच में मानती है कि चिराग ने
अति कर दिया। लेकिन वहाँ भी कहाँ रुके, उसके अगले दिन सुबह सुबह मैं उठता हूँ, ट्विटर खोलता हूँ, सबसे पहला बयान देखता हूँ कि चिराग पासवान ने देश भर में जातीय गणना की मांग कर दी है। चिराग अपनी जगह सही हो सकते हैं जी। लेकिन एनडीए में रहते हुए उनकी ये मांग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मांग के साथ हो जाती है और ये बिल्कुल ही गठबंधन धर्म का पालन नहीं है। मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष को, संसदीय बोर्ड को, उनके प्रवक्ताओं को, उनके जो भी बड़े नेता हैं, जो सलाहकार समिति हैं, उन सब को मैं लगातार ये सवाल पूछता रहा हूँ कि कैसे आपकी पार्टी का कोई नेता जो कहता है खुद को एक सर्टेन पद पे है, वो कैसे नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहा है। और मैं भाजपा के तौर पर थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं एक पत्रकार के तौर पर पूछ रहा हूँ, कैसे कर रहा है और क्या ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। अगर ऑफिशियल स्टैंड है तो फिर हम इस मुद्दे पर भाजपा और आपकी पार्टी के नेताओं से विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि आप एकाएक इतने एग्रेसिव बयान दिलवा रहे हैं। एग्रेसिव कहाँ हो गए आप, मैं तो खुद के कह रहा हूँ, आप आत्मघाती हो गए हैं। एनडीए में सेल्फ गोल आप कर रहे हैं, आप लग रहा है कि बम बांध कर देह में उड़ जाइएगा। ऐसी परिस्थितियां आई कैसे। और देखिए जब सारे सवाल मेरे द्वारा पूछे गए तो उसका जवाब कल आया। प्रदेश अध्यक्ष या अनुशासन समिति ने एक पत्र निकाला जिसमें तथाकथित नेता को चूंकि हमारे स्टूडियो में आपके बगल में आप जहाँ थे वहीं बैठे हुए थे भाजपा के बिहार के मीडिया प्रभारी जो हैं दानिश इकबाल जी, और उन्होंने चिराग पासवान की इतनी बड़ाई की मेरे इंटरव्यू में। मैं चाहता था कि वो खिलाफ बोले, हम तो चाहते हैं कि लड़ाई लगता रहे, अरे हमारा भी तो घर द्वार से चलेगा ना कि आप लड़ते रहिए, हमारी रोटी बनते रहे। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने लगातार चिराग पासवान की बड़ाई की और ये कहा कि एनडीए गठबंधन एकजुट है और सब कुछ। नेक्स्ट डे भी नाम लेकर दानिश इकबाल का फिर उनके वही तथाकथित नेता ने फिर से हमला किया और ये पूरा विवाद बढ़ गया। तो आप भाजपा अगर हैं तो आप मानते हैं कि आज आप उतनी ताकत में नहीं हैं। एक बात मैं पूछता हूँ, भाजपा जब अपने दम पर केंद्र की सत्ता में थी तो क्या उसने रामविलास पासवान को मंत्री नहीं बनाया, केंद्र में राज्यसभा नहीं भेजा? बिल्कुल भेजा है सर। इनको 6 सीटें नहीं दी थी क्या? मिली है। इनको हर सम्मान नहीं दिया क्या? बिल्कुल मिला है। और अब आप चाचा भतीजा लड़ जाइएगा, कहिएगा कि 2 रोटी तो मेरा था ही, 2 रोटी वो भी मांग रहे तो मांगे, लेकिन 2 रोटी मेरा भी है। 2 ही रोटी में से 1-1 रोटी भाजपा देगी। और भाजपा तो फिर भी बेहतर फैसला कर गई आपके हित में कि उसने पशुपति पारस से एक भी सीट ना देकर सारी सीटें आपको दे दी, क्योंकि भाजपा ने एनालाइज किया कि आपके पास वोट बैंक है, आप वास्तविक ओनर हैं रामविलास पासवान की लेगेसी के। भाजपा ने डिसाइड किया, वक्त आया तो डिसाइड किया। अब जिस दिन वक्त आएगा उसी दिन ना, अब न्योता घर में किसी के होगा तभी ना वो आपके चचा, आपके और आपके चचा में जब बंटवारा हो गया है तो एक जगह न्योता नहीं भेज के 2 जगह न्योता भेजेगा। या हो सकता है कि आपका चाचा को गलत मानता हो तो चाचा को ना भेज के आपको न्योता भेजेगा कि नहीं ये बच्चे के साथ गलत किया चाचा ने, इसी को हम भेजते हैं न्योता। लेकिन आपने उसका तिरस्कार किया या आपके पार्टी के नेताओं ने उसका तिरस्कार किया। तत्काल प्रभाव से ऐसे किसी नेता को जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्षेत्रीय पार्टी जो गठबंधन में होती हैं राष्ट्रीय पार्टियों के, ये तकाजा है कि उन्हें तुरंत ही डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। और कल भी जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया उसमें ये पूछा गया कि आपने क्यों किया ऐसा। ये नहीं कहा गया कि आपने गलत किया है आपको हटा रहे हैं हम, पत्र में साफ लिखा हुआ कि आपने क्यों ऐसा किया। मैंने मन कर दिया, मेरा मन, हम मन क्या करने का हम कर दिए। अब इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब तो नॉर्मली लोग यही देते हैं कि ये वक्त बोर्ड पर जो मुसलमानों के अहित ऐसी। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको फिर रत्नेश जी, ये हमला अगर जेपी नड्डा बिहार के मंत्री या विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी पर होता तो आप कारण बताओ नोटिस पूछ सकते थे। जब नरेंद्र मोदी को लसार दिए तब बचता क्या है? आपके गठबंधन के सबसे बड़े नेता और आप सभी के द्वारा चयनित इस देश के प्रधानमंत्री हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सबसे ऊंची वाली इमारत पर जानबूझकर पत्थर मारा है ताकि उसमें जो दाग लगे तो पूरी दुनिया देखे। आप नीचे वाला भी एक फोड़ सकते थे, 2-3 में रिपेयर हो जाता, लेकिन जेसीबी आएगा ऊपर ला शीशा खोलेगा फिर बनाएगा तो दुनिया देखिए ऊपर कैसे फूट गया, तो क्या तो लोजपा वाले को मार दिया तो उससे फूट गया। जग जाहिर होगा ना ये बात, जगहसाई होगी ना। तो भाजपा आज कमज़ोर है तो आप भाजपा को दबाने लगे। कल आप कमज़ोर थे तो भाजपा ने आपको दबाया नहीं था।
ये अलग बात है कि मीडिया परसेप्शन बनाएगी कि घर से निकाल दिया, तो क्या कार्यकाल समाप्त होने के बाद घर से नहीं निकलता है व्यक्ति? निकलता ही है, निकलना पड़ता है ना। तो निकलना पड़ता है। अगर कल आपकी पार्टी भाजपा ने तोड़ दी है, भाजपा ने पार्टी नहीं तोड़ी, आपके सांसद आपके कंट्रोल से बाहर चले गए, मतलब नहीं कंट्रोल कर पाए आप। देखिए इसको कहने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। पशुपति पारस ने तोड़ दिया, अरे टूट रहे थे तब ने तोड़ दिया कि टांग के गोदी में लेके कोई गया है। और आज भी क्या चिराग पासवान जिस बात की गारंटी लेंगे कि उनकी पार्टी के टॉप 10 नेता भाजपा में नहीं जाएंगे, किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे? अरे कल संगठन अगर बदलाव होता है तो हम तो उंगली पे गिन सकते हैं उन नेताओं को जो चिराग पासवान के साथ शायद न दिखे। ये तो राजनीति का तकाजा है, यही होता ही रहा है। कौन परमानेंट राजनीति में किसके साथ रहा है जी? श्याम रजक ने नीतीश कुमार को छोड़ा, लालू यादव को छोड़ा, फिर नीतीश कुमार को छोड़ा, फिर लालू यादव को छोड़ा, फिर नीतीश कुमार के पास जाने की तैयारी है। कभी जन स्वराज नाम चल रहा है, कभी चल रहा है कि जाएंगे वहाँ, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, कभी कहीं जाएंगे। यही नहीं चल रहा है जी। एक जगह तो नहीं टिक रहे हैं। नहीं टिक रहे। कौन टिक रहा है एक जगह? नीतीश जी एक जगह टिके, भाजपा एक जगह टिकी, चिराग जी एक वो कहा सकता है कि उनके पिताजी की राजनीति के बाद से, जब उनके पिताजी का दौर खत्म हुआ उसके बाद से चिराग पासवान ने निश्चित ही कितना भी दबाव पड़ा वो एनडीए के साथ रहे हैं और आगे भी मुझे चिराग पासवान एनडीए के साथ ही दिख रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, चिराग ने जब जब एक्शन लिया उसका रिएक्शन भाजपा ने दिया। ये काम जदयू करती तो शायद भाजपा 10 बार सोचती, क्योंकि जदयू के 12 सांसद हैं लेकिन आपके 5 सांसद हैं। और आपके 5 सांसदों में कौन किस स्थिति में, मैंने पंचनामा उसका किया तो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। आप कल ही आप देखिए चिराग पासवान की मुलाकात उनके एक सांसद से हुई है, राजेश वर्मा से, जिस बारे में चर्चा। देखिए सांसद और नेता मिलते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मिल लिए तो तस्वीर लगा रहे हैं फेसबुक पे। चिराग पासवान को फोटो क्यों पोस्ट करना पड़ा? जानबूझ के दिखाने के लिए सांसद हमारे साथ हैं, बैठक कर रहे हैं। वहाँ भी अब देखा झारखंड में भी जो तस्वीरें आई वो सबसे पहले सांसदों को सामने कर दिया गया। साल भी लोग पीछे पहले सांसद सामने दिखाए कोई सांसद टूटने वाला नहीं है। लेकिन जो दूध का जला होता है उसे छाछ फूंक कर पीने में शर्माना नहीं चाहिए। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, परिस्थितियाँ बदलती हैं तो लोग बदल जाते हैं, राजनीति के सबसे पहले बदलते हैं। तो ये गारंटी चिराग पासवान नहीं ले सकते हैं कि उनके सांसद उधर नहीं जाएंगे। हाँ, भाजपा ऐसा बिना किसी बड़े कारण के नहीं करेगी। और आप मानिए ना मानिए, पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, चौथा मुद्दा, 5वां मुद्दा तक जाते जाते कहीं ना भाजपा ना एक तय करेगी लाइन, इस लकीर के बाद आप आगे बढ़िएगा तो हम कुछ करेंगे। आप 5 संसद लेके जाइए तेजस्वी यादव के पास, बना दीजिए उनको प्रधानमंत्री देश का। आप 5 संसद लेके जाइए राहुल गांधी के पास और उनको तुरंत प्रधानमंत्री बनाइए। कहाँ का बनाइएगा? रायबरेली का? कहाँ का बनाइएगा उनको प्रधानमंत्री? है सच्चाई है कि चिराग पासवान के इन 5 सांसदों का उपयोग तभी है जब वो भाजपा के साथ हैं और केंद्र में वो मंत्री हैं। क्या इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? जवाब मैं ही देता हूँ, मुझे चिराग से पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, बिल्कुल नहीं। चिराग पासवान वर्तमान स्थिति को किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण से जेपडाइज नहीं करना चाहेंगे। एनडीए नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ेंगे। और जो भी इन्होंने एक्शंस लिए हैं, भाजपा ने उसके इक्वल अपोजिट रिएक्शन दिया है जी। भाजपा ने बार बार, अब देखिए कल ही एक भाजपा के पूर्व प्रत्याशी थे घोसी के किया कहा के, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने चिराग पासवान के धज्जियां उड़ा दी। उनके हलफनामे से लेकर हर चीज पर, उनके शिक्षा से लेकर उनके बिजनेस पर, सब कुछ पर आरोप लगाया। भाजपा तो मैं फिर भी कहूंगा कि भाजपा के तो प्रवक्ता और जो मीडिया प्रभारी हैं, मैं फिर भी वो बधाई के पात्र है चिराग की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया उनके खिलाफ। लेकिन धीरे धीरे भाजपा ने खेल भी तो किया। भाजपा ने क्या खेल किया? भाजपा ने एक तरफ ये हवा उड़ाई कि चिराग के 3 सांसद भाग सकते हैं। नित्यानंद राय की तथाकथित मुलाकात उनके सांसदों से हुई है 1 to 1 बिल्कुल, जिसके बाद वो झारखंड वाला उनका कार्यकारिणी का बैठक हुआ था। तो ऐसी परिस्थितियां भाजपा ने भी बनाई जिससे ये लगे चिराग पासवान को कि हम भी एक्शन रिएक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि प्रदेश अध्यक्ष मिले थे पशुपति पारस से। पशुपति पारस बेचारे
कहीं बोला, मैंने आपको याद है बोला भी था जी। कि कहीं रखा जाएंगे वापस फिर एथी पे, या फिर झूल झाड़ पोछ के ले आओ पशुपति पारस को जी, बिल्कुल। झाड़ पोछ के फिर खरीद ये लीजिए हम सर। पंचनामा में पहले ही चर्चा मैंने कह दिया था ये कर बात चुके थे हम। कि पशुपति पारस एक हथियार होंगे, रखा जाएगा। ले आइए पशुपति पारस जो निकालिए, ले आइए गोदाम में से, गोदाम में से लाके झाड़ पोछ के लीजिए, पशुपति भी तैयार है। अब उसके बाद तुरंत क्या होता है, बिहार में बैठकर, और मुझे तो इस बात की जानकारी मिल गई है, चूंकि एक इंटरव्यू दे रहे थे पशुपति पारस जी, उस इंटरव्यू में वो इंटरव्यू दे रहे हैं और फिर भाजपा को लेकर, चिराग जी को लेकर जो बातें पूछी गई उसमें साफ कहते हैं, देखिए हमारे साथ वहाँ भाजपा के कृष्णा सिंह कल्लू जी बैठे हुए हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हमारे साथ बैठे, मतलब भाजपा के तरफ से लोग जाकर पशुपति पारस को फिर से हवा भर रहे हैं। यानी भाजपा चिराग पासवान से लड़ने के लिए एक हथियार तलवार तो तैयार रखे हुए हैं, और अगर चिराग पासवान इसके आगे बढ़ेंगे तो भाजपा भी उसके आगे बढ़ेगी। जैसे उसके बाद फिर चिराग पासवान ने बोला इस घटना के बाद, पशुपति पारस के बाइट के बाद, तो फिर क्या हुआ, अमित शाह से मुलाकात हुई, और अगर अभी भी चिराग पासवान की पार्टी में कुछ भी होगा तो अगली तस्वीर आपको नरेंद्र मोदी जी के साथ ही दिखेगी पशुपति पारस की। और ये भी मजेदार बात है कि जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं उस वक्त दिल्ली में पशुपति पारस मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय उनको मिलने जा रहा है। ऐसी खबरें मुझे आई हैं। मतलब समय मिल गया, मोदी जी ने बुला लिया उनको, बुला ही लिया है, फिर पोस्ट पास के आगे किया जा रहा है, फिर पोस्ट पास किया जाए। लेकिन ये दिस डज नॉट नेसेसरीली मीन कि पशुपति पारस को भाजपा बहुत बड़ा पद दे देगी, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं। विधानसभा हम ये कह रहे हैं कि ये पावर बैलेंसिंग है। याद होगा आपको, मैं लगातार जब बिहार में सरकार बदल रहा था तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहा था, शब्द का इस्तेमाल, इस शब्द का मैंने खूब इस्तेमाल किया था, पावर बैलेंस, पावर ब्रोकर। पावर ब्रोकर कौन है वो तो आपको बिहार इस चिराग पासवान घटना में समझ में आ गया होगा, हम नाम नहीं लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन पावर बैलेंसिंग कैसे हो रहा है वो तो आपको देखना चाहिए खुद। जब अमित शाह से मुलाकात हो जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष मिल रहे हैं, कल तक चर्चा तक नहीं थी। चिराग पासवान ने जब कहा कि पशुपति पारस हमारे नहीं है गुट में, एनडीए में है नहीं है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ते हैं, पहली उनके लिए के फैसले की तरफ, वैसे ही भाजपा का बयान आता है वो एनडीए का हिस्सा है भाई पशुपति पारस, जाके प्रदेश अध्यक्ष मिल लेते हैं। ये क्या साबित करता है? देखिए, पशुपति पारस के पास वो ताकत नहीं है कि वो भाजपा को डैमेज कर दे, कम से कम वर्तमान परिस्थिति में तो नहीं है। लेकिन एक ताकत पशुपति पारस के पास है, वो जब भी चिराग पासवान के सामने खड़े हो जाएंगे एनडीए के नेताओं के साथ, चिराग पासवान असहज होंगे, थोड़ा सा डरेंगे, डरे ना डरे असहज तो होंगे। असहजता ही एक बहुत बड़ा हथियार है, मैंने असहजता ही बहुत बड़ी एक जीत है सामने वाले की। आपकी असहजता ही एक सामने वाली जीत है। भाजपा ने 2020 में क्या किया, नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया, तो नीतीश असहज हो गए। तो नीतीश बड़े भाई होते हुए भी भाजपा के सामने जब जाते थे तो अपने 40 सांसदों की वजह, 45 सांसदों की वजह से थोड़ा असहज महसूस करते थे। हम माफी, विधायकों की वजह से असहज महसूस करते थे, और उस असहजता से भाजपा को बहुत ताकत मिल रही थी। मतलब जो हम कहेंगे वही करेंगे नीतीश जी। हाँ, नीतीश ने तय किया कि नहीं करेंगे। नीतीश के पास उतना तिकड़म था, उतना जुगाड़ था बिहार में। अब चिराग जी के पास है उतना जुगाड़? अभी तो नीतीश जी से जस्ट पैचअप हुआ है। क्या नीतीश 100% भरोसा करेंगे चिराग पासवान पर? नीतीश ने पावर बैलेंस कर लिया, चिराग को मिलाकर अपने साथ की 20 वाला गलती। भाजपा तो ठीक ही, नीतीश तो बल्ले बल्ले है। जी। फंस तो चिराग पासवान का ना इस लफड़े में, दोनों तरफ से फंसे हुए। अगर आज जो हुआ है उसकी वजह से अगर चिराग पासवान की कुछ सीटें काट कर विधानसभा में, और यदि दे देते हैं पशुपति पारस को भाजपा के लोग, तो चिराग पासवान के लिए ये बड़ा एक डैमेज नहीं होगा, बड़ा झटका होगा उनके लिए। अभी तक तो चिराग जी को ये लग रहा होगा कि पशुपति पारस को एक सीट नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब ये झाड़ पोछ के निकाला जा रहा है, मान लीजिए उपचुनाव में ही एक सीट को दे देते हैं पशुपति पारस को भाजपा के लोग, तो चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा ना। ये उनको लगेगा कि अरे फिर से जिंदा कर दी भाजपा ने। और जितना ही डैमेज चिराग पासवान भाजपा को करेंगे उतना ही डैमेज उधर से उनको मिलेगा। हालांकि फिर भी ये सारी बातें बोलने के बावजूद मैं ये बोल दूं कि ये सब कुछ पावर बैलेंस का एक्ट का हिस्सा है। ऐसा कुछ भी होता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बिहार की राजनीति में जो परिस्थिति बनी हुई है वैसी ही बनी रहेगी, चुनाव तक यही रहेगा। सीटों के बंटवारे में भी उठापटक ऐसा ही होगा खूब, लेकिन अंततः चीज़ें वही होंगी जो भाजपा चाहेगी। बिल्कुल। देखिए, तो चिराग पासवान
को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मन में जो परसेप्शन है या चिराग जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो पावर बैलेंसिंग की बात एक कही जा रही है, ये शब्द एक बार फिर 25 के चुनाव से पहले अब सामने आ गया है। तो चिराग और एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते मजबूत हैं, ये अब तय हो गया है। फिलहाल आज के पंचनामा और आज के चीरफाड़ के लिए इतना ही, लेकिन लगातार खबरों पर हम चीरफाड़ जारी रखेंगे। आप अपनी राय कमेंट में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।